क्यों क्यों? घर वालों ने बोला पढ़ाई छोड़कर आ जाओ घर पे। कहा था ऐसा किसी ने? किसी का सेंटेंस ऐसा तो मेरे से बात करा दीजिए, मैं पूछूंगा। तो ये बोलिए कि मेरी इच्छा थी जाने की, किसी ने बुलाया नहीं था। ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं। बुलाने वाले तो रोज ही बुलाते रहेंगे। और जब आईटी नहीं निकलेगा तो 4 साल के बाद कोई नहीं बुलाएगा। लिख के लीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ आज। अगर आप 4-5 सालों के बाद किसी अच्छे मुकाम पे नहीं होंगे तो कोई नहीं बुलाने वाला, आज बुला लेगा। देखिए, एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपने कहा कि एक पार्टिकल है मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मीन के अबाउट। अब मेरे से यहाँ पे पूछा है कि इसकी एनर्जी कितनी है। तो मैंने कहा कि आपको ये जनरल इक्वेशन पता थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं टोटल, आपने कहा था कि इस वाले पॉइंट पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पे है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मेरे को पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे को प्रूव कैसे करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूं? कैसे निकालूं पोटेंशियल एनर्जी? देखो, बेसिक तरीका याद रखिएगा। बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे एसएचएम में जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है सर? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कीजिए फटाफट। मान लीजिए किसी भी एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है, उस पे फोर्स कितना लगेगा। अगर उसको मेरे को डिस्प्लेस करना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 1/2 kx²। अरे वो तो रटा हुआ है ना, रटी हुई प्लस चीज को यू। क्यों डायरेक्ट बताते हैं? किसी भी एक्स पोजीशन पे आपने कहा जो इस पे फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा के एक्स, क्योंकि माइनस साइन होता है ना, ठीक। और आपने इसको मूव करवाना है राइट साइड में, कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस dx के dx एक्स, cos 180। यही हो जाएगा, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। आपने कहा कि इसको, ये मेन पोजीशन है और इसको मैं किसी बी पोजीशन, मतलब कि इस पोजीशन तक लेकर आना चाहता हूँ, ये बी पोजीशन है। मेरे को इसको क्या करना है, मीन पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव करना है। तो मीन पोजीशन के बारे में बात करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। और बी पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल हम लोग कहां से इसको मूव कर रहे हैं, मीन पोजीशन से। तो आपने कहा कि यू एट मीन पोजीशन माइनस यू एट एक्स पोजीशन। तो यहां से अगर मैं u एट x निकालूं किसी भी x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये आएगा ना। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक। क्लियर है? तो यहां पर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक्स पॉइंट पे। तो क्या आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हो वो क्या पढ़ा, वो सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर, किसी भी डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो कब होती है, जब हम लोग मीन पोजीशन को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस, ठीक है। इफ मीन पोजीशन इज टेकन एज रेफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर रेफरेंस कुछ और है तो जनरल फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। क्लियर है? आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, अब मेरे को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको v का रिलेशन पता था, हाफ एम, v की वैल्यू क्या थी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। या आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है। अब मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है। ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एन, कल बताया था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एन। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम के बाई एम इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ एम के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर। एम कैंसिल हो गया, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसी को देखिए, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। आगे समझ में, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, मीन पोजीशन पे अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू कितनी है, जीरो। x की वैल्यू जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी, x की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हाफ मतलब कि मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर। फिर से वापस आ रहे यही चीज हो रही है, फिर यहाँ पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कि मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम से जीरो हुई, फिर जीरो से मैक्सिमम हुई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, काइनेटिक एनर्जी जहां से स्टार्ट हुई तो वहीं पे वापस पहुंच गया। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, फिर से क्या हुई, मैक्सिमम से जीरो, और फिर से जीरो से मैक्सिमम। इसका मतलब जो पार्टिकल है इसका अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी के दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फिर मैक्सिमम, फिर वापस आऊंगा तो फिर से जीरो, एक साइकिल कंप्लीट, फिर जीरो है, मैक्सिमम है, फिर से जीरो, दो साइकिल कंप्लीट।
तो आपने देखा कि अगर पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं? 2। इसका मतलब अगर मैंने कहा कि जो एसएचएम जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये 1 सेकेंड में 50 बार मूव कर रहा है, तो ये 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा होगा? दुगना, ठीक है। लिख लीजिए इस चीज को, यही चीज पूछी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हो गया? अब देखिए ग्राफ, पहला ग्राफ बना रहा हूं जब मेन पोजीशन को आपने क्या माना है? रेफरेंस। जब मेन पोजीशन को रेफरेंस माना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर। यही है ना? तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, ये माइनस ए, ये 0। जैसे जैसे मैं एक्सट्रीम पे पहुंचूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो पैराबोला है ना ये, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? पैराबोला। ये किसका ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी को देखिए, काइनेटिक एनर्जी में ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ठीक है। या सिंपल देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कैसा पैराबोला बनेगा? उल्टा, इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। तो ये आपने आंख बंद करके बना दिया इन्वर्टेड पैराबोला। अब हम लोग टोटल एनर्जी पे आए। टोटल एनर्जी देखिए कांस्टेंट है, ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? आ गया समझ में? सेकंड केस, जब आपने मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या? रेफरेंस मेन पोजीशन नहीं है, कुछ और होगा, ठीक है। मेन पोजीशन पे हमने रेफरेंस नहीं माना हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने निकाला था, क्या लिखा था? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन।
अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन। ये ग्राफ पूछा था एग्जाम में एक बार कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे ऊपर से जा रहा होगा, जीरो को टच नहीं करेगा, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जीरो होगा, ये ऐसे होगा। और टोटल एनर्जी क्या होगी, ये ग्राफ पूछा था एग्जाम में। क्लियर है। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है अगर आएगा तो। पहले बिल्कुल बेसिक तरीका देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस पे मैं F कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अगर मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक तो राइट साइड में मूव करेगा, और ये कब तक मूव करता रहेगा, जब तक इस पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए, ठीक। आपने कहा इसको मूव किया और ये किसी एलोंगेट हो गया स्प्रिंग, ये यहां पहुंच गया, यहाँ पे F लगा और अंदर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स FSP, ठीक। या आपने कहा कि नेचुरल लेंथ से इसको कितना डिस्प्लेस किया आपने, एक्स नॉट, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर हम लोग देखें तो F इज इक्वल टू एफ एस पी है, इसका मतलब F इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, इस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। तो जिस पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाए उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड, तो पहला तरीका कि हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, कोई सा भी क्वेश्चन, पहला बेसिक तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, मीन पोजीशन पता लगाएंगे। अब मीन पोजीशन का मतलब क्या है, वो पोजीशन जहां पे मास पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, ठीक। वो पोजीशन मैंने पता लगा ली। अब उस पोजीशन पे हम लोग फोर्स के रिलेशन लिखेंगे मीन पोजीशन पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आपने वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, अगर मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा, अब देखिए स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ये मेन पोजीशन है, कहां पे आ गया, आपने इस पे एफ तो था, अंदर की तरफ क्या था, के एक्स प्लस एक्स नॉट,
क्योंकि जो के एक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्स क्या होता है, हमेशा मेजर किया जाता है नेचुरल लेंथ से, कि नेचुरल लेंथ से कितना स्प्रिंग एलोंगेट या कंप्रेस किया गया। तो इस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे एफ नेट देखूं, एफ नेट आपने जिस डायरेक्शन में मूव किया है वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है। मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को राइट डायरेक्शन में मूव किया है, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ, और लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक्स प्लस एक्स नॉट। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है ना। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एफ माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां पे देखिए अभी आपने निकाला था कि मेन पोजीशन पे एफ इज इक्वल टू क्या था, के एक्स नॉट, मतलब कि एफ और के एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और एसएचएम के केस में आपको पता है ए इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहला पार्ट यही किया था कल हम लोगों ने, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो या तो मैं नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल लिख दूं, माइनस के इंटू एक्स, या तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों तरीके एक ही, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहां से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है। इस क्वेश्चन का कंक्लूडिंग पार्ट क्या है, कोई बता सकता है देख के, यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या रही। ये जो आपने टाइम पीरियड निकाला है, क्या ये एफ पे डिपेंड कर रहा है, एफ क्या था, कांस्टेंट फोर्स था, जो कि मैं ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा था, ठीक। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो भी कांस्टेंट फोर्स है उसका इंडिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ पे एफ की जगह 10 न्यूटन ले लूं, 100 न्यूटन ले लूं, या 1000 न्यूटन ले लूं, इस टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। किस पे फर्क पड़ेगा, मास पे कैसे फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एफ आ रहा है। एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक। तो हमारे एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ने वाला है, मेन पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, मेन पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो लिख लीजिए मेन कंक्लूडिंग पार्ट क्या है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये कंक्लूजन है। फर्क किस पे पड़ेगा, पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन के लोकेशन पे फर्क पड़ेगा, मेन पोजीशन की लोकेशन अलग अलग आएगी अगर मैं कांस्टेंट एफ फोर्स को अलग अलग करूं तो। क्लियर है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये एम मास है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या है,
mg। तो टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम पीरियड तो वही आएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। अगर मैं कहूं कि ये ऐसा है, मैंने बोला कि इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपने कहा इधर नीचे की तरफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वाले केस में भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, एक स्मॉल मास वेलोसिटी v0 बुलेट है जो कि इससे टकरा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। कीजिए, बेसिक तरीके को याद रखिएगा, जल्दी से कीजिए। देखिए, सबसे पहले बुलेट इससे टकराया, टकराने के बाद इसके अंदर मर्ज हो गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस n। आपने कहा टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। इन दोनों केस में क्या चीज कंजर्व्ड है? मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम कितना है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी। तो यहां से मैं v निकाल लूंगा, m वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस n, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये अपने नेचुरल लेंथ से मूव करेगा, मेरे को तो अब एम्पलीट्यूड निकालना है ना। आपने कहा ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, तो एम्पलीट्यूड तो यही होगा ना। ये एम्पलीट्यूड पता लगाना है कहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो कहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मतलब कि जो स्प्रिंग ने वर्क डन किया वो किसमें चला गया, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने में, या काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हुई किसमें चला गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे भी सोच सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हम लोग वो तरीका देख रहे हैं जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो जाता है आराम से, ठीक। अब ये देखिए, एक चीज ये बताइए, जो हम लोग सिंपल पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब आपको पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। अगर मेन पोजीशन के बारे में बात करें, मेन पोजीशन के बारे में बात करें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा
ओमेगा, ठीक। ए ओमेगा क्या है, वी मैक्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब जब ये बुलेट इससे टकराया तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी है, उसके बाद तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, इसी पोजीशन में तो मैक्सिमम वेलोसिटी है सिस्टम की। ठीक है, इसका मतलब यही क्या है इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं वी मैक्स कितना है, वी के इक्वल, वी की वैल्यू क्या है, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई टोटल मास, और ये किसके इक्वल है, ए ओमेगा। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, एम्पलीट्यूड निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को ओमेगा नहीं पता अभी तक। ये मास आ गया ना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिखूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मास क्या हो गया, ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, एम्पलीट्यूड आ जाएगा, खत्म। फेब्रवरी वाला पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही 4 अटेम्प्ट मिल रहा है। आप लोगों को तो ये तो पता है ना कि परसेंटाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 90% चांस है कि 90% स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो सर लॉजिकली खुद भी सोच सकते हैं, ज्यादातर कोचिंग स्टार्ट हुई है अक्टूबर नवंबर से, ठीक है, क्योंकि जब उस समय तक एडवांस से क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था, एडवांस के बाद ही तो कोचिंग स्टार्ट हुई है आपकी, ठीक है। तो एडवांस के बाद 3 महीने में नया एग्जाम हो रहा है, मेंस नवंबर दिसंबर जनवरी फेब में पेपर है, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट में प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 3 महीने में नहीं होता सब चीजें, ठीक है। लेकिन आपको, मेरे को पता है कि 3 महीने में नहीं होगा, और अगले 1 महीने में मेरे को सब कुछ करवाना है, बचा हुआ है पूरा पोर्शन अभी। लेकिन आपको दिन रात एक करना है। आप ये सोचिए कि यही 1 महीना है जिससे मेरे को किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो गया तो परसेंटाइल बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर बर्बाद जाने वाला है, पहले लिख दे रहा हूँ। 90% स्टूडेंट का खराब जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने में जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो, ठीक है। अगर पहले से पढ़ा हुआ बस उसको ब्रशअप कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कि फैब का अटेम्प्ट ही आप लोगों के लिए फर्स्ट और लास्ट है। अगर आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, यही मेरा अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अगर माइंड में ये बना के रखा हो कि नहीं इसके बाद तो मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, तो मई अप्रैल वाला भी खराब होगा, मार्च वाला भी खराब होगा, मई वाला भी खराब होगा, ठीक है। सब माइंड गेम होता है, ठीक। प्रेशर अपने दिमाग में लेकर आइए, दिमाग है ना, दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। हम लोग अपने दिमाग का 1% भी यूज नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, प्रेशर बनाएंगे अपना भी दिमाग यूज करना हो जाएगा। आपके हाथ में है दिमाग, आप दिमाग के हाथ में नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ डरा डरा हुआ चेहरा आपके सामने है कि फेब 22 को पेपर है,
वो डरावना चेहरा है 22 फरवरी। तो ये सोचे ना, वही लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास इतने दिन है बस, अब कैसे भी करके करना है, दिन रात एक, दिन रात एक कीजिए, पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे परसेंटेज ले आएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो अगले जो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे तो उससे अच्छा भी परसेंटेज लेकर आ सकते हैं। पूरा खेल कॉन्फिडेंस का होता है एग्जामिनेशन हॉल में। अब पहले अटेम्प्ट ही खराब हो गया, सेकंड अटेम्प्ट भी खराब होगा, क्योंकि मोरल डाउन हो चुका होगा उस समय तक। ठीक है, तो इसलिए अगर इस समय अगर आप लोग 100% भी नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस, तो कम से कम 80% 70% अच्छा कीजिए। और उस 70% के बाद जो अगले 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है, उसको हम लोग 30% में रखेंगे। जो 30% चैप्टर मेरे अच्छे से नहीं हो पाए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो चॉइस में निकल जाएंगे ना मेरे, बचे 1-2 जो नहीं पढ़ा होगा वो आ भी गया, तो आपके पास अभी भी 22 क्वेश्चन है 70% सिलेबस में, कि 22 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं 70% के सिलेबस में। 3 क्वेश्चन हटा दीजिए, 22 में से गए हालत में 19 या 18 सही कर दीजिए फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। मैथ्स में 20, इसमें अगर 18 और केमिस्ट्री में 18, 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगा, और वो आ गया तो कम से कम एनआईटी फिक्स हो जाएगा। एनआईटी फिक्स हो गया, उसके बाद एडवांस की तैयारी लग जाएगी आईआईटी के लिए, पूरे 4 महीने मिल जाएंगे एडवांस के लिए। एडवांस की डेट भी आ गई ना, 3 जून। ठीक है, नहीं जून नहीं है, शायद जुलाई है, बोर्ड के एग्जाम के बाद, हाँ जुलाई है, 3 या 4 जुलाई को है एडवांस का पेपर। तो टारगेट एडवांस का रखिए और सोचिए कि इस अटेम्प्ट में निकाला, उसके बाद 4 महीने प्रिपरेशन करनी है एडवांस की। नहीं तो 4 महीने तो आप मेंस ही पढ़ते रह जाएंगे। अगर पहला पेपर खराब हुआ तो मैं बोलूंगा चलो एडवांस पढ़ाता हूँ, पढ़ेंगे थोड़ी ना एडवांस, बोलेंगे मेंस तो निकल नहीं रहा, एडवांस की तैयारी क्या करूँ। ठीक है, तो फिर से उसी ढर्रे पे आ जाएंगे, मेरे को फिर से मेंस के लेवल के क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, फिर अप्रैल में भी उसी ढर्रे पे, फिर मई में भी उसी ढर्रे पे। एडवांस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, 20 दिन में कहाँ से एडवांस होगा। ठीक है, तो कोशिश 70% टारगेट रखिए कि 70% टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो, जो बचे वो 30% हैं उसको नेक्स्ट 1 महीने में हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मान के चले शायद में 70%, उसके बाद 1 महीने में जो आपके जो छोटे मोटे चैप्टर्स के डाउट्स है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था, 70% ही मैं स्ट्रॉन्ग कर पाया, तो 30% वाले चैप्टर को हम लोग सेकंड अटेम्प्ट के लिए बचा के रखेंगे। अभी तो मैं पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पूरे में हो सकता है कोई चैप्टर आपको ना समझ में आए, क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने नहीं करवा पा रहा प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो उस हिसाब से थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हुए चलिए। मैं बीच बीच में आप लोगों से ये चीज बोलता रहता हूँ कि माइंड में रहें चीजें, नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, अब बस मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया, इसको हैंग कर दिया। सेम क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड।
सर 2 पाई रूट m प्लस m अपॉन v नॉट ए आ रहा है। v नॉट ए कहाँ से आ गया? Yeah. गड़बड़ है। देखिए, मैं यहाँ पे देखूं तो ये जब टकराया, इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ पे कहीं रही होगी ना। इमेजिन कीजिए, अगर मैंने इसको हैंग कर दिया तो नीचे तो mg फोर्स लग रहा है, ठीक। mg फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग को एलोंगेट करेगा ना, तो नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग नीचे आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जहां पर mg किसके इक्वल है, के एक्स की, ठीक है। तो आपको ये एलोंगेशन पता चलेगा कितना एलोंगेट किया। तो आपने कहा कि ये कितना एलोंगेट हुआ है अपने नेचुरल लेंथ से अभी, mg बाई के ना, mg इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो आपने कहा ये कितना एलोंगेटेड पोजीशन है स्प्रिंग आपका, mg बाई के से। बुलेट टकराई, जब बुलेट टकराएगा तो इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा और ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि जो एन है वो इम्पल्सिव नेचर है, तो इम्पल्सिव नेचर है तो उसके सामने mg क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो आपने कहा कि टकराने के बाद इसका टोटल मास हो गया m प्लस एम और इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखूंगा, एम वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एम इंटू वी। तो यहां से v पता चल गया आपको, ये क्लियर है क्या? ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है। सिस्टम तो ये बना ना फाइनली, कि जब बोले तो उसमें मर्ज कर चुका है, तो ये मेरा फाइनल सिस्टम बना है।
तो क्या ये फाइनल सिस्टम का मीन पोजीशन है? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने मास को एड ऑन किया है। मास एड ऑन होगा तो mg फोर्स भी तो बढ़ जाएगा। mg फोर्स बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग और एलोंगेट होगा। कितना और एलोंगेट होगा? स्मॉल एम mg बाई की। ये है फाइनल न्यू मीन पोजीशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था ना, मेरे को तो सबसे पहले मीन पोजीशन पता लगाना पड़ेगा। मीन पोजीशन पता होगा तभी तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, चलिए। तो आपने न्यू मीन पोजीशन पता लगा लिया जहां पे नेट फोर्स 0 है, और न्यू मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपने मान ली v डैश। ठीक, तो v डैश है वो किसके इक्वल है? ए ओमेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक, तो आपने कहा कि ये जो v डैश है वो क्या है आपका? ए ओमेगा है। ठीक, इसको मैं v डैश निकालूं कैसे? v डैश निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। यहां तक नोट कीजिए, फिर अगले स्लाइड पे चलूंगा। रीजन जरूर लिखते जाइए कि हो क्या क्या रहा है। आप लोगों की मंडे को फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, ठीक है? उस दिन मैं लिखते हूँ, तो हो सकता है मैथ्स हो जो भी हो, लेकिन फिजिक्स की नहीं होगी, और दूसरी क्लासेस होंगी आपकी। सर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास है, मैं ही पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं है बेटा, वेडनेसडे को नहीं है। ओके सर। चलिए, यहां तक कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं। आपने कहा ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है ना? ठीक, इस वाले क्वेश्चन का ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है ना मेरे को, ये रही। ठीक, तो इस वाले पोजीशन पे मेरे को वेलोसिटी पता है। मैंने कहा मीन पोजीशन से ये x डिस्टेंस पे है। ठीक, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे मेरे को वेलोसिटी पता है। इसको मैं किसके इक्वल रख दूं? है कि नहीं? तो ये किसके इक्वल होगा? तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? x की वैल्यू कितनी है? देखिए, स्मॉल एम जी बाई के था, तो इसमें यहां से निकलेगा x की वैल्यू, यहां पे पुट करेंगे, यहां से मेरे को a की वैल्यू पता चलेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को? लिखिए, एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा। सर अगर यहाँ पे हमसे जो नया सिस्टम फॉर्म हुआ है उसका टाइम पीरियड पूछ सकते हो, कैसे करते हैं?
अभी बता रहा हूँ ना टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड निकाला था, अभी वो भी तो निकालना ही है। आया। अब यहाँ पे एसएचएम कौन कर रहा था? यही ब्लॉक तो करेगा टू एंड फ्रो मोशन। तो टाइम पीरियड तो भैया किसी पे डिपेंड करता है नहीं, वो तो मास पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड तो ये रहेगा। आगे समझे? टाइम पीरियड कोई फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। हो गया? आपने कहा ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बी और स्प्रिंग दोनों एक दूसरे से अटैच है। जो बी वाला ब्लॉक है, जो स्प्रिंग है, दोनों एक दूसरे से अटैच है। आपने ए ब्लॉक लिया जिसका मास सेम है, ठीक? उस ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक के ऊपर रखा। ये दोनों अटैच नहीं है, ठीक है? मैंने सिर्फ इसको रखा है इसके ऊपर, ठीक? और इसको रखने के बाद मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा ना, ठीक? तो लिखिए, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन so that A doesn't leave B. A doesn't leave B. कितना मैक्सिमम कंप्रेशन करूं ताकि ऊपर वाला ब्लॉक लोअर वाले ब्लॉक को लीव ना कर सके? जल्दी कीजिए।
हाँ, फोर्स लगा के कंप्रेस किया। तो ये पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना करूं ताकि एक ब्लॉक बी को लीव ना करे। सर 2 mg/k। कैसे? सर अगर हम देखें तो इस पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, हाँ, और जो सर फोर्स देंगे वो फोर्स कन्वर्ट होगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो स्प्रिंग में सर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने ये किया है कि फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जो फोर्स स्प्रिंग इसको देगी सर। हम्म। इसमें लीविंग वाली कंडीशन कहाँ है कि लीव नहीं सर करना चाहिए? दोनों ब्लॉक हैं, वो दोनों ब्लॉक एक ही हाइट तक जाएंगे, फिर एक ही हाइट से वापस आ जाएंगे, और एक ही स्पीड से जाएंगे, तो लीव करेंगे ही नहीं सर। अच्छा, ठीक है, आंसर सही है, तरीका भी सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यहाँ पे मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। उसके बाद इसको आपने क्या किया, एक्स कंप्रेस कर दिया। ठीक है, एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन तक ले लिया। अब अगर मैं इसको एक्स कंप्रेस करूंगा, अगर इसको छोड़ूं तो एक्स ऊपर आएगा, ऐसे तो करेगा ये। रबर को जितना अगर स्प्रिंग है, इसको मैंने जितना एक्स किया, ठीक है, मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करूंगा उतना ही वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। मतलब कि ये जो एक्स है वो किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड, है ना। तो मेरे को ये देखना है कि इस दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा जब तक ये लीव ना करे। ठीक है, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल ही हो गया। जब मैं जितना कंप्रेस करूंगा इतना ही ऊपर जाएगा, फिर उतना ही नीचे आएगा, फिर उतना ऊपर जाएगा, फिर उतना ही नीचे आएगा, मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल है और आपने इसको नीचे की तरफ कंप्रेस किया और आपने मान लिया इसको रखने से पहले जो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी, आपने तो इसको रखा ना, पहले तो ये बी ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ था सिंपल, ये बी था। ठीक, इसके ऊपर आपने क्या रखा, ए को रखा। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्प्रिंग की एक्चुअल नेचुरल लेंथ थी, ये वाली, ये नेचुरल लेंथ थी इसकी। ठीक है, जब बी रखा हो, बी अटैच है, मैं उसको भी नेचुरल मान के चल रहा हूं। उसके ऊपर आपने ए को रख दिया, ए को रखूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद इसको आपने कंप्रेस किया, ऐसे ही करेंगे ना काम हम लोग। ऐसे थोड़ी ना कि रखते ही कंप्रेस कर देंगे, रखेंगे तो पहले एमजी भी लग रहा है वो अपना आप ही कंप्रेस होगा। ठीक है, वो अपने आप कंप्रेस होगा तो ये नया मेन पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। उसके बाद आपने इसको कंप्रेस किया, अब कंप्रेस करूंगा तो ये ऊपर नीचे जाएगा। अब लॉजिकली सोच के बताइएगा कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए क्या?
ये इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैंने कहा ये भी x है, ये भी x है। क्वेश्चन आ गया समझ में कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही मैं मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता हूं। क्यों? ये वैल्यू कितनी है? 2 mg बाई के ना। नेट फोर्स लग रहा है नीचे 2 mg और ये कितना है kx, तो आपने x की वैल्यू निकाली 2 mg बाई के। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सोचिए, मैंने कहा कि नहीं इससे ज्यादा कर सकता हूँ कंप्रेस। ठीक है, अगर मैं इससे ज्यादा कंप्रेस करूं, मतलब कि 2 mg बाई के से थोड़ा सा और ज्यादा कंप्रेस कर दिया, अगर और ज्यादा कंप्रेस करूंगा तो किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स एफएसपी बढ़ जाएगा ना। एफएसपी तो केएक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी क्या है, ये केएक्स किसके इक्वल है? 2 mg के इक्वल है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो दोनों साथ साथ में है। अब आपने क्या किया, इस x को और ज्यादा कंप्रेस किया, 2 mg के से और ज्यादा कंप्रेस कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कंप्रेस करूंगा तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो ये तो इसको यहीं तक लेके जाएगा ना। ठीक, लेकिन वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैंने कहा कि 100 न्यूटन लग रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, मैं पूरा, वैसे तो पूरा लेंथी है, एक एक पॉइंट को समझाऊं 15-20 मिनट निकल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है समझने का, लॉजिकली हम लोग कैसे सोच सकते हैं। मैंने कहा कि अभी 2 mg किसके इक्वल है? kx के इक्वल है। ठीक, और 2 mg की वैल्यू कितनी है? मैंने मान लिया 100 न्यूटन है 2 mg की वैल्यू। ठीक है, तो 100 न्यूटन है, और अब इसको आप नीचे लेके गए 2 mg बाई की, इसका मतलब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा उतना ही, तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, अब मैं इसको और नीचे लेके जा रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 120 न्यूटन। ठीक है, 2 mg उतना ही है, 20 न्यूटन एक्स्ट्रा बढ़ गया और ज्यादा कंप्रेस करने के कारण। ठीक है, तो वो जो और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये तो ऊपर तक जाएगा, तो ये तो अपने नेचुरल लेंथ तक आ जाएगा, लेकिन जो इसको ऊपर वाला ब्लॉक रखा हुआ है इस पे एक्स्ट्रा फोर्स भी तो लग रहा था, तो ये इसके सरफेस को छोड़ेगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं आया? या दूसरा तरीका ये है करने का, एक्सीलरेशन से कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर ये ब्लॉक छूट जाए, इन दोनों का साथ छूट जाए, अगर इन दोनों का साथ छूट जाता है तो ये तो मोशन बाय ग्रेविटी करेगा ना। ऊपर वाला ब्लॉक ये छूट गया, बी से हट गया, तो ये तो मोशन बाय ग्रेविटी में आ गया। मोशन बाय ग्रेविटी में आ गया, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? जी के इक्वल। तो ये मेरी लिमिटिंग वैल्यू आ गई कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? जी के इक्वल। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? जी के इक्वल। तो आपने को पता है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। यही है ना, k बाई m, टोटल मास तो यही है, m प्लस m 2m। और a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? g के इक्वल। आ गया 2 mg बाई के। अभी भी नहीं आया? अगर साथ छूटेगा तो क्या होगा? ऊपर वाला ब्लॉक मोशन बाय ग्रेविटी करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि साथ छोड़ना नहीं है, दोनों को साथ में रहना है। तो मैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा, क्योंकि ये साथ छोड़ने वाला है, बी तो छोड़ने से रहा, वो तो टाइट किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। तो मैं तो बोलूंगा साथ कब छूटेगा? जब ये ए मोशन बाय ग्रेविटी में आ जाए। साथ छूट गया तो साथ छूट जाएगा तो मोशन बाय ग्रेविटी में आ जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जी के इक्वल। तो आपने कहा कि इस एसएचएम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? जी। उससे ज्यादा अगर हुआ तो साथ तो छूटना ही छूटना है।
अगर ये भी नहीं समझ में आए तो फिर वो लेंथी मेथड बताना पड़ेगा एक एक करके। आ गया, लिख लीजिए। हो गया? फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। बेसिक तरीका वही है कि हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लगाएंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद नेट फोर्स सीखेंगे, और नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और वहां से दोनों को कंपेयर करके के की वैल्यू निकालेंगे, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इनटू टाइम अपॉन के। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है कि ये जो ब्लॉक है ये डायरेक्टली स्प्रिंग के साथ अटैच है, स्प्रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, खत्म। पुली लगा के तो कंफ्यूज किया मैंने बस। ठीक, अगला क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं करने का। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सिंपल, देखिए कैसे करेंगे। हमेशा एसएचएम में, आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष। 2 पाई रूट 2m/k। 2 पाई रूट 2m/k गलत है। देखिए हमें पता है, जैसे कि सिलेंडर वाला क्वेश्चन करवाया था याद कीजिए फ्लूइड में, कि सिलेंडर को मैंने और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, उधर एसएचएम निकाला था, तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर मैं और ज्यादा कंप्रेस करता हूँ तो कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा लगने लग जाता है, बाइंड फोर्स। और उस बाइंड फोर्स को, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया था, माइनस के एक्स। ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स है वही पार्टिकल को रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, वही तो पार्टिकल को मूव करके वापस मेन पोजीशन पे लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में जहां पे अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैं एक्स्ट्रा फोर्स देखूं, ठीक है, जो उस ब्लॉक पे लगे और किसी पे नहीं। यहाँ पे एसएचएम करेगा तो कौन करेगा, ये ब्लॉक करेगा एसएचएम, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है। ठीक है, तो एसएचएम कौन करता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक करता है। अगर आपसे कोई पूछे स्प्रिंग करता है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो अगर ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो मैं ब्लॉक पे देखूं कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मेरे को इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं।
मैं तो कहूंगा कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको x डिस्प्लेस कर दूं, मैं यही करता हूं ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैंने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। अगर मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दूंगा तो स्प्रिंग कितनी एलोंगेट होगी? स्प्रिंग कांस्टेंट लगाइए, लिखा था हम लोगों ने Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb डिवाइडेड बाई 2, याद आ रहा है? तो जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है वही x का भी रिलेशन होता है। Va क्या है, इसको तो मैंने टाइट किया हुआ, तो Va तो 0 है, और दूसरे वाले को मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, x, तो Vp कितना जाएगा, ये xp है, ठीक है, कि पुली कितना मूव करेगा, x/2। अगर इसको मैं x नीचे लेकर आऊंगा तो पुली कितना नीचे आएगा, x/2, ठीक है। तो पुली आपका x/2 नीचे आएगा, तो स्प्रिंग कितना नीचे आया, x/2। अगर स्प्रिंग x/2 नीचे आया तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, kx/2। स्प्रिंग ने kx/2 फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स है ये तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा ना। अगर ऊपर T टेंशन है, नीचे T है, इधर T है, तो ऊपर कितना होगा, 2T। तो मैं कह रहा हूं ऊपर 2T है तो इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा कि स्प्रिंग ने kx/2 फोर्स लगाया, तो ये दोनों स्प्रिंग को कितना फोर्स दे देगा, kx/4, आधा दे देगा ना दोनों को, इसको भी kx/4, इसको भी kx/4। आपने कहा कि इस पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है किसके इक्वल होगा, माइनस के एक्स। यही तो मैंने कहा था, रिप्लेस कर दीजिए, मेरे को तो के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो माइनस में लगाता हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं सिर्फ मैं, ठीक। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, k/4। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k। के की वैल्यू कितनी है, k/4, तो 4m/k। आ गया समझ में? स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, kx/2, तो दोनों स्प्रिंग में कितना फोर्स देगा, आधा आधा ना, है ना। तो वो है आपका टेंशन kx/4। यही एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा, और यही एक्स्ट्रा फोर्स किसके इक्वल होगा, kx के इक्वल। तो यहां से मैं k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये k अलग है, ये k अलग है, कंफ्यूज मत कीजिए। नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए।
फाइंड टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। फाइंड टाइम। और स्प्रिंग वाला याद कीजिए, स्प्रिंग जब पढ़ा तो उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताए, इस सीरीज में कैसे होता है स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट और पैरेलल में कैसा होता है। ठीक है, तो उस पे डायरेक्ट कर लेंगे ना, के इक्विवेलेंट पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देगा 2 पाई रूट m अपॉन। ठीक है, और वहां पे के क्या होगा, के इक्विवेलेंट होगा सीरीज पैरेलल। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक में थोड़ा सा डिस्प्लेस करना और एक्स्ट्रा फोर्स देना, आंसर आ जाएगा। और एक्स्ट्रा फोर्स को kx से रिप्लेस कर, ये है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इन लोगों का अभी तो हमने जो फोर्स के जो हमने मेथड सीखा है वो फोर्स वाला मेथड है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 स्लाइडली डिस्प्लेस करना, उसके बाद हम लोग टाइम पे निकालना। एक आपका मेथड होता है एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोटेशन भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉक देख रहे हैं, वो आपका क्या है, बिल्कुल क्यूबॉइडल शेप है, इसमें से मूव कर सकता हूं लीनियर। अगर इसकी जगह मैं ऐसा कुछ सिलेंडर लगा, ये बॉडी ले, तो इसको अगर मैं डिस्प्लेस करता तो ये मूव भी होगा, रोटेट भी होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो फोर्स के टर्म में अगर उस मेथड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए उस टाइप के लिए हम लोग कैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनर्जी मेथड से, एनर्जी के टर्म में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक टाइप ये बचा हुआ है। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है पेंडुलम के डिफरेंट केसेस। ठीक, ये दो पोर्शन बचे। उसके बाद जो फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, उसकी बेसिक्स है। ठीक है, तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं खत्म होगा तो 10-15 मिनट का टॉपिक बचा रहेगा, उससे ज्यादा। तो कल इसको फाइंड आउट करेंगे, परसों से स्टार्ट कर देंगे हम लोग वेव। ठीक है, और वेव के बाद वेव ऑप्टिक्स। वेव में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि साउंडिंग इतना बड़ा है कि उसमें 3 लेक्चर लग जाते हैं साउंड को पूरा कंप्लीट करना। देखो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला कैसे है उस पर जाने नहीं जाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना वो सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर कल इसके आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। प्लीज करिएगा, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों आंसर आ जाने चाहिए, सिंपल है।